यूपीएससी के पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के सिलेबस में हम लोग आइडियोलॉजी का चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लिबरलिज्म कंप्लीट कर लिया, सोशलिज्म कंप्लीट कर लिया, मार्क्सिज्म कंप्लीट कर लिया, फेमिनिज्म कंप्लीट कर लिया। अब हमारी अगली जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो है फासिज्म। फासिज्म जो है एक प्रकार का टोटलिटेरियनिज्म से मिलता जुलता आइडियोलॉजी है या टोटलिटेरियनिज्म ही है। तो फासिज्म को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि टोटलिटेरियनिज्म यानी कि सर्वाधिकारवाद क्या कहलाता है। अगर हम इसको समझ गए तो समझ लीजिए इसके 90% फीचर्स आपको फासिज्म में मिल जाएंगे। ठीक है, तो फासीवाद को समझने से पहले हम लोग समझते हैं सर्वाधिकारवाद या टोटलिटेरियनिज्म क्या है। व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम। या तो ये सरकार का एक रूप है या एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है दैट प्रोहिबिट्स अपोजिशन पार्टीज, जो अपने राज्य में एक पार्टी के अलावा दूसरी अपोजिशन किसी पार्टीज को, यानी वहां पर अपोजिशन होती नहीं, केवल एक ही पार्टी होती है, दूसरी कोई पार्टी नहीं होती, यानी अपोजिशन बिल्कुल भी वहां पर नहीं होता। रेस्ट्रिक्ट्स इंडिविजुअल, व्यक्तियों को रोकता है। किस चीज से रोकता है? लिबर्टी से रोकता है, इक्वालिटी से रोकता है, ह्यूमन राइट से रोकता है, राइट से रोकता है, ठीक है, उसकी रैशनैलिटी से रोकता है। तो इस प्रकार से ये प्रोहिबिट्स अपोजिशन पार्टीज, restricts individuals and exercises an extremely high degree of control over public and private life। और साथ ही साथ पब्लिक और प्राइवेट लाइफ, व्यक्ति के निजी जीवन एवं सार्वजनिक जीवन दोनों में अल्टीमेटली कंट्रोल इस प्रकार की सरकार का रहता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम सर्वाधिकारवाद कहते हैं, यानी जहां डेमोक्रेसी के किसी सिद्धांत का पालन नहीं होता, व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलते, समाज या राज्य पहले आता है, व्यक्ति बाद में आता है। इसके अलावा व्यक्ति के निजी जीवन, क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पढ़ना है, कहां जाना है, ये तमाम छोटी छोटी बातें, शादी के तरीके क्या होंगे, डिवोर्स के तरीके क्या होंगे, धर्म होगा नहीं होगा, पूजा पद्धति क्या होगी नहीं होगी, ये तमाम छोटे छोटे भी जो पर्सनल विषय हैं, उससे लेकर बड़े बड़े सार्वजनिक विषय जैसे स्वतंत्रता, समानता, राज्य का स्वरूप क्या होगा, न्याय की व्यवस्था क्या होगी, नौकरशाही की व्यवस्था क्या होगी, ये तमाम चीजों पर अल्टीमेटली एक ही व्यक्ति का कंट्रोल होता है या एक ही पार्टी का कंट्रोल होता है। इस प्रकार की एक्सट्रीमली कंट्रोल वाली सिस्टम को टोटलिटेरियनिज्म कहा जाता है। इसके नामे में लिखा हुआ है टोटलिटेरियनिज्म, यानी जो टोटलिटी से आता है। टोटलिटी माने समग्र, सब कुछ, सब कुछ एक व्यक्ति के हाथ में है, ठीक है। ऐसी कठोर व्यवस्था को जहां पर बाकी व्यक्ति को ना कोई स्वतंत्रता होती, ना कोई अधिकार होते, ना कोई डिसीजन मेकिंग पावर होती, ना उनको रैशनल माना जाता, सब कुछ चंद लोग मिलकर के जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और कभी-कभी तो उस पॉलिटिकल पार्टी में ही केवल एक आदमी इतना पावरफुल हो जाता है, ठीक है, जैसे स्टालिन हो गया था रसिया में, माओ हो गया था चाइना में, और मुसोलिनी हो गए थे इटली में, और जर्मनी में हो गए थे हिटलर। तो इस प्रकार के लोग, ये सब टोटलिटेरियन सिस्टम को मानने वाले लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टोटलिटेरियनिज्म के रूप हैं, उनके कई रूप हैं। फासिज्म इसी से बिलोंग करता है, नाजिज्म, माओइज्म, स्टालिनिज्म, एब्सोल्यूट मोनार्किज्म, जहां जहां एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम आज भी बचा हुआ है, वो भी इसी टोटलिटेरियनिज्म के अंतर्गत आते हैं। मिलिट्री डिक्टेटरशिप, जैसे भी म्यांमार में मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ गया, पाकिस्तान में आ जाता है, और अफ्रीका के कई देशों में है। तो जहां जहां इनमें से कोई भी एक व्यवस्था पाई जाती है, ठीक है, वहां पर आप समझ लीजिए कि ये वाला रिजीम, ये वाली व्यवस्था, सर्वाधिकारवाद वाली व्यवस्था यहां पर पाई जाती है, ठीक है। तो ये उसकी डेफिनेशन हो गई। फीचर्स, जितनी नेगेटिव चीजें हैं वो सब इसमें लाके डाल दीजिए, बन जाएगा इसका फीचर, ठीक है। देखते हैं क्या है। रेजिमेंटेशन, रेजिमेंटेशन का मतलब होता है एक मार्गीकरण, एक ही मार्ग, इनकी अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उसको पकड़ लेते हैं, इसके अलावा इनको और कुछ संसार में दूसरी कोई चीजें बर्दाश्त नहीं होती, ठीक है, एक ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो रेजिमेंटेशन के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है एक मार्गीकरण, following only one path, there is no other and alternative paths. What is that path? The path decided by the dictator, ठीक है, जो वो डिसाइड करेगा, जो उसकी पार्टी डिसाइड करेगी, वही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसका दूसरा अर्थ होता है अधिक शासन, ओवर रूलिंग। ओवर रूलिंग माने शासन की कुछ सीमाएं हैं कि शासन कम से कम होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए या लिमिटेड होना चाहिए। लिबरलिज्म मानता है शासन लिमिटेड होना चाहिए, मार्क्सिज्म मानता है शासन लिमिटेड से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए,
ठीक है, शासन माने राज्य का व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप, ठीक है। लिबरलिज्म कहता है कम से कम, मार्क्सिज्म कहता है ज्यादा से ज्यादा। रेजिमेंटेशन में जो फासिज्म है या टोटलिटेरियनिज्म है, ये कहते हैं बहुत ज्यादा, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक, इतना हस्तक्षेप राज्य का होगा व्यक्ति के जीवन में। तो रेजिमेंटेशन के दो अर्थ होते हैं। ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक माने एकाधिपत्यवादी, एक ही व्यक्ति, ऑटोक्रेटिक, अपनी मर्जी से उसको जो लगेगा वैसा वो करेगा, ठीक है, अपने आप संचालित होगा सिस्टम, को कुछ नियम बना दिया जाएगा, ऑटोक्रेटिक। एब्सोल्यूटिज्म, एब्सोल्यूटिज्म माने वो जो डिक्टेटर बैठा हुआ है, जो टोटलिटेरियनिज्म रिजाइम में मुखिया है, वो एब्सोल्यूट है, ना उसके ऊपर नियम है, ना संविधान है, ना कानून है, यहां तक कि उसके ऊपर ईश्वर तक नहीं है। वो इतना बड़ा अपने आप को कैरिस्मेटिक टाइप का और गॉड ग्रेस वाला आदमी अपने आप को बना लेता है और एब्सोल्यूट पावर हर एक स्फीयर में एक्सरसाइज करता है। आर्बिट्रेरियनिज्म, आर्बिट्रेरियनिज्म का मतलब है स्वेच्छा तंत्रवादी, यानी वो जो भी नियम कानून व्यवस्था बनाएगा वो आर्बिट्री होगा, जो उसके मन में आ जाएगा, उसको किसी से सलाह नहीं लेना, कोई कमिटी ऐसी नहीं होगी जो उसको सलाह दे, कोई नियम हो जिस नियमों का पालन करते हुए नियम बनाए, कानून व्यवस्था बनाए, उसके मन में जो आ गया वही नियम, वही कानून, वही व्यवस्था, वही न्याय, वही सत्य, वही असत्य, वही धर्म, वही अधर्म, सब कुछ वही बन जाता है, केवल उसकी मर्जी पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। इसके अलावा करिश्मा, हैलो इफेक्ट या पर्सनालिटी कल्ट, जहां जहां सर्वाधिकारवाद का शासन होगा, टोटलिटेरियनिज्म होगा, वहां पर वो व्यक्ति अपने आप को एक कैरिस्मेटिक पर्सन की तरह दिखाता है, जैसे ईश्वर का रिफ्लेक्शन है, उसके पास कुछ गजब की शक्तियां हैं, ठीक है, तो ऐसा अपना एक करिश्मा वो शो करता है। हैलो इफेक्ट, अपने चारों तरफ एक आभा मंडल बना करके रखता है, ठीक है, ऐसी बात करेगा, ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसे सेना अपने आसपास रखेगा कि साधारण लोगों को लगे कि इसमें कुछ खास है, ठीक है। जैसे मैं बलबन की स्टोरी आपको सुनाया था हिस्ट्री में, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पर्सनालिटी कल्ट, व्यक्ति पूजा, अपने आप को इस तरीके से समाज में स्थापित कर लेता है कि लोग इसको अपने से कई गुना सुपीरियर समझते हैं, इसको ईश्वर की तरह लोग इसको पूजने लग जाते हैं। इस प्रकार का अपना ये पूरा भौकाल एक मेंटेन करके रखता है चारों तरफ, ठीक है। वन पार्टी या वन पर्सन का ही रूल होता है, या तो एक पार्टी का रूल होगा या एक ही व्यक्ति का रूल होगा, वही पार्टी या वही व्यक्ति उस समाज के लिए, उस राज्य के लिए सारे नियम कानून व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है। प्लुरलिटी को यहाँ पर, डेमोक्रेसी को यहाँ पर प्रमोट नहीं किया जाता। इनफैलिबिलिटी, इनफैलिबिलिटी का मतलब होता है अमोघता, अमोघता माने जो भी यहाँ पर शासन कर रहा है, चाहे एक व्यक्ति शासन कर रहा हो या एक पार्टी शासन कर रही हो, इसने जो बोल दिया वो अमोघ है। अमोघ मतलब जो जिसकी कोई काट नहीं है, जिसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं है और उसको मानना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे रामायण महाभारत के सीरियल में जब ब्रह्मास्त्र मार दिया जाता था किसी राक्षस वगैरह को, तो कहते थे ये अमोघ है। अमोघ माने इसका कोई तोड़ नहीं है, संसार में कहीं भी भाग लो, उसके काउंटर में कोई भी अस्त्र चला दो, बच नहीं सकते, अमोघ है, ठीक है। इनफैलिएबल है, तो इनफैलिबिलिटी समझ गए, इनकी बातों की कोई काट नहीं है, इनके नियम का कोई काट नहीं है, ठीक है, या तो उनकी बातों को मानो या मर जाओ, ठीक। अमोघता। रीन ऑफ टेरर, ये मुख्यतः अपने शासन का आधार किसको बनाते हैं? मिलिट्री पावर, ठीक है। डर को, भय को, वायलेंस को, जेनोसाइड को, ऐसे तमाम नेगेटिव चीजें, और भय का माहौल बनाने के लिए वो मिलिट्री का उपयोग करते हैं, पुलिस का उपयोग करते हैं, कोर्ट का उपयोग करते हैं, सीक्रेट स्पाई सिस्टम इनके पास होता है, ठीक है। सीक्रेट सर्विलेंस सिस्टम होती है जो पूरे समाज में निगरानी कर रहा है, कहां हमारे प्रति अच्छी बात हो रही, कहां बुरी बात हो रही, कौन हमारी पॉलिसी से एग्री कर रहा है, कौन डिसएग्री कर रहा है, ठीक है। इसके लिए, इसको जानने के लिए सर्विलेंस सिस्टम, स्पाई सिस्टम रखा जाता है, और जब ये पता चल जाता है कि कोई हमारे खिलाफ है, तो मिलिट्री और पुलिस का उपयोग करके उनको कत्लेआम कर दिया जाता है, उनको अपने रास्तों से हटा दिया जाता है। रिजिड डिसिप्लिन, इनमें एक अच्छी बात ये होती है कि इनके पार्टी में या इनके जो आइडियोलॉजी है उसमें डिसिप्लिन का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ये कहते हैं बिना डिसिप्लिन कुछ नहीं हो सकता, कठोर डिसिप्लिन होता है, ठीक है। बड़ी तपस्या इनको भी करनी पड़ती है सारी व्यवस्था चलाए रखने के लिए। तो कठोर अनुशासन, कठोर व्यवस्था, ऑर्डर एंड अथॉरिटी, उनकी अथॉरिटी से ऊपर कोई नहीं होता, ठीक है। तो रिजिड डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड अथॉरिटी। सेंसरशिप, जो समाज में मास मीडिया वगैरह चल रहे हैं, टेलीविजन है, अखबार है, फिल्में हैं, ठीक है, जहां से कुछ लोगों के विचार आम जनता तक फैल सकते हैं, ऐसे तमाम जगह सेंसरशिप होता है। वहां टीवी चैनलों में, फिल्मों में, साहित्यों में वही दिखाया जाएगा, वही लिखा जाएगा जो यहाँ का डिक्टेटर चाहता है। अपनी मर्जी से स्वतंत्र विचार करके लिखने की आजादी यहाँ पर नहीं होती। प्रोपेगेंडा, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए झूठे प्रपंच रचते हैं, ठीक है। हिटलर का कथन भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक झूठ को यदि 100 बार चिल्ला चिल्ला के बोला जाए तो सच हो जाता है,
ठीक है। तो ये प्रोपेगेंडा झूठ बोल बोल करके और अपने लिए एक ट्रस्ट और अपने लिए एक सिंपैथी गेन करते हैं लोगों से, ठीक है। जैसे हमें अपने देश को महान बनाना है, हम विजयी होकर रहेंगे, हम साम्राज्यवादियों का नाश करके रहेंगे, ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन जो कि कभी सही सत्य नहीं होने वाले, ये उनको प्रोपेगेंडा के रूप में उपयोग करते हैं और जनता का सिंपैथी और ट्रस्ट को जीतते हैं। सेंट्रलाइजेशन, पावर का यहां पर एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन होता है, कोई डिसेंट्रलाइजेशन नहीं। फ्यू पर्सन एंड समटाइम ओनली वन पर्सन एक्सरसाइज ऑल टाइप ऑफ executive, judiciary, legislative, military, each type of power is exercised by only one person. Great centralization, great concentration of power found in one or sometimes few and sometimes one hands. No place for reason and intellect. यहाँ पर तर्क करने की, बुद्धि, विचार, संगोष्ठी, ये सब करने की कोई आजादी नहीं होती, ठीक है। आप अपनी तर्क और बुद्धि को अपने साइड में रखे रहो। यहाँ पर वही तर्क है, वही बुद्धि है जो यहाँ के डिक्टेटर्स या यहाँ के रूलर्स के द्वारा आपको बताया जाता है। आपकी अपनी कोई मर्जी, कोई बुद्धि, कोई विवेक यहाँ पर नहीं चलता। तो स्वाभाविक बात है जहाँ पर ये सारी व्यवस्था नहीं होगी, वहाँ ऑर्थोडॉक्सी फैलेगी, सुपरस्टिशियस बिलीफ्स फैलेंगे, धर्म का बोलबाला होगा और इन्हीं सब का फायदा उठा करके आपको और ज्यादा मूर्ख से और मूर्ख बनाते चले जाएंगे। और यही कारण है कि जब इटली और जर्मनी में ये तमाम टोटलिटेरियन सिस्टम चल रहा था, फासिज्म और नाजिज्म के रूप में, तो इटली और जर्मनी और जहां-जहां ये सारा सिस्टम चला है, वहां के इंटेलेक्चुअल लोग, वहां के रैशनल लोग उस जगह को छोड़ करके भाग गए, ठीक है। इनइक्वालिटी और हायरार्की सिस्टम, इनका मानना है कि हर समाज में इनइक्वालिटी तो होगी, इनइक्वालिटी इज नेचुरल, हमें इक्वालिटी को खत्म नहीं करना है। जैसे सोशलिस्ट कहते हैं कि इनइक्वालिटी को खत्म करना है, ये कहते हैं हमें नहीं करना खत्म, वो बनी ही रहेगी और हम उसको और ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि जब इनइक्वालिटी होगी तभी हम शासन कर पाएंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी जब होती है तो हायरार्किकल सिस्टम होता है, यानी कोई सुपीरियर होता है, कोई इंफीरियर होता है। इनकी दृष्टि में कौन सुपीरियर है, कौन इंफीरियर है, चलिए देखते हैं। सुपीरियर, मैन इज सुपीरियर देन विमेन, पुरुष ज्यादा सुपीरियर है देन विमेन। मिलिटेंट माने जो लड़ाकू दल है, सैनिक हैं, वो ज्यादा सुपीरियर है देन सिविलियन, जो आम आदमी उनकी तुलना में लड़ाकू लड़ने वाले सैनिक लोग ज्यादा सुपीरियर है। स्टेट ज्यादा सुपीरियर है देन इंडिविजुअल। वॉर इज मोर सुपीरियर देन पीस। आप इनकी थ्योरी समझते जाइए, कितने वायलेंट टाइप की थ्योरी है। ये कहते हैं युद्ध ज्यादा बेस्ट है शांति से, शांति मानती में नहीं चाहिए। नेशनलिज्म इज बेस्ट देन इंटरनेशनलिज्म। अंतरराष्ट्रीय नीति नियमों को ये बिल्कुल नहीं मानते। एक देश का दूसरे देश के साथ में संबंध हो, व्यवहार हो, कल्चरल आदान प्रदान हो, ये सब इन सारे सिद्धांतों को नहीं मानते। WTO, वर्ल्ड बैंक, IMF, किसी प्रकार की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल से संबंधित कोई भी चीजों को ये बिल्कुल भी नहीं मानते। ये नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, कट्टर नेशनलिस्टिक होते हैं। डिक्टेटरशिप इज बेस्ट देन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी बेकार है, डिक्टेटरशिप ज्यादा अच्छा, ठीक है, इनकी अपनी थ्योरी है। ड्यूटी इज मोर सुपीरियर देन राइट। कर्तव्य ही कर्तव्य है, कोई अधिकार नहीं है व्यक्ति के लिए। वन रेस इज सुपीरियर फ्रॉम अदर, ठीक है। जैसे जो इटली में है, तो इटली में जो इटालियन रेस था, वो कहते थे जो इटालियन ओरिजिनल इटालियन रेस के लोग हैं वही श्रेष्ठ है, बाकी सब इंफीरियर है। उसी प्रकार हिटलर जर्मनी में बोलता था जो आर्यंस है, ये खुद को आर्यन मानते थे, वही सुपीरियर है। इसके अलावा वहां पर सर्बियन, पोलैंड के निवासी, रशियन जो भी हैं, यहूदी वगैरह, वो सब निकृष्ट हैं, ठीक है। तो या तो वो हमारे रेसिज्म को, हमारे कॉन्सेप्ट को स्वीकार कर ले या फिर बढ़ जाए। तो इस प्रकार की यहां पर फीलिंग होती है। तो वन रेस इज सुपीरियर फ्रॉम अदर, ठीक है। तो कौन सी रेस सुपीरियर है? स्वाभाविक है जो यहां बैठे डिक्टेटर का रेस होगा, ये उसी रेस को सुपीरियर मानते हैं और बाकी सारे को इंफीरियर मानते हैं। वन नेशन इज सुपीरियर देन अदर। वन नेशन कौन? जब इटली में फांसीवाद आया तो उन्होंने कहा इटली ही महान है, जर्मनी ही महान है, पोलैंड ही महान है, रूस ही महान है, और बाकी जहां टोटलिटेरियन नहीं है वो सब निकृष्ट है, ठीक है। और ऐसे राष्ट्रों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि उनको नाश कर दें या उनको अपने में मिला दें, ऐसी इनकी थ्योरी है। वन पार्टी इज बेटर देन मल्टी पार्टी। अब जब ये डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है तो मल्टी पार्टी सिस्टम को नहीं मानते, तो कहते हैं वन पार्टी। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको ये सुपीरियर मानते हैं और बाकी चीजों को इंफीरियर मानते हैं। यानी कुल मिला के आज के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, आज के ग्लोबलाइज्ड सिस्टम में हम जिन चीजों को बेस्ट मानते हैं ये उनको वर्स्ट मानते हैं, ठीक है। और जिनको हम आज वर्स्ट मानते हैं उनको ये सबको बेस्ट मानते हैं। आज हम सबकी फीलिंग है कि महिला ज्यादा महान है पुरुष से, सिविलियन ज्यादा महान है मिलिटेंट से, इंडिविजुअल ज्यादा महान है स्टेट से, पीस ज्यादा महान है वॉर से। ये सबका उल्टी गंगा बहाने वाले लोग, ठीक है। चलिए 15वीं बात इनके बारे में ये है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट। जिस भी राष्ट्र में टोटलिटेरियनिज्म पनपता है उसको पनपाने के लिए सबसे पहले ये क्या करते हैं, अपने राष्ट्र के पास्ट का ग्लोरिफिकेशन करते हैं,
जैसे इटली में बताया गया कि इटली कितना महान था, रोमन सभ्यता का जन्मदाता था। जर्मनी में बताया गया यहाँ भीमर गणराज्य पाया जाता था, ठीक है, और हम लोग बड़े महान लोग हुआ करते थे, हम लोग उच्च रेस वाले लोग हैं, और दुनिया में केवल हम ही लोग फल फूल सकते हैं, बाकी यदि कोई ऐसा तरक्की कर रहा है, फल फूल रहा है, तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। और अपने लोगों को हसीन ख्वाब दिखाते थे कि जो पास्ट हमारा था, एक ग्लोरी वाला पास्ट था, हम उसको एक बार फिर से रीस्टोर करेंगे, हमारा साथ दीजिए। इस प्रकार की बातें ये लोग करते हैं। अल्ट्रा या रेडिकल नेशनलिस्ट, इनका जो नेशनलिज्म होता है वो नैरो होता है, ठीक है, या अति होता है। अति राष्ट्रवाद की भावना इनके अंदर पाई जाती है, और राष्ट्रवाद के नियम सिद्धांत क्या है वो ये तय करते हैं। यानी इनके नियम, इनके कानून, इनके सिद्धांत और राष्ट्र के प्रति जो व्यक्ति प्रेम को नहीं दर्शाता वो सब राष्ट्रवादी नहीं है, और ऐसे लोगों को चुन चुन करके ठिकाने लगा दिया जाता है। नो कोहेरेंट सिस्टमैटिक आइडियोलॉजीज, ये जो टोटलिटेरियनिज्म होता है या इसको जो फॉलो करते हैं, उनकी कोई एक व्यवस्थित आइडियोलॉजी नहीं होती, सुव्यवस्थित आइडियोलॉजी नहीं। कुछ आइडियोलॉजी उन्होंने यहां से कुछ लिबरलिज्म से पिक किया, कुछ सोशलिज्म से पिक किया, कुछ हीगल के सिद्धांत से पिक किया, कुछ यहां से पिक किया, कुछ वहां से पिक किया, और उनको अपने हिसाब से जो उन्होंने कहा वैसा नहीं, केवल वो सिर्फ उनका कंटेंट लेते हैं, इंटेंट नहीं लेते। कंटेंट उनका ले लिया, इंटेंट अपना डाल दिया, ठीक है, और उसको अपने हिसाब से मोल्ड करके वो उसको जस्टिफाई करने की बात करते हैं और नाम ले देते हैं। जैसे हीगल ने कहा है कि व्यक्ति को अपने आप को कंप्लीट सरेंडर कर देना चाहिए राज्य के हाथों, और राज्य जो कुछ व्यक्ति के लिए करेगा वही न्याय है, ऐसा हीगल ने कहा, ठीक है। लेकिन हीगल ने जब ये कहा था तो उस समय उनका इंटेंट ये नहीं था कि एक व्यक्ति राज्य का मुखिया बन जाए और फिर वो अपने मन से जो लगे वो करता रहे और वो हीगल का नाम लेके उसको जस्टिफाई करता है। लेकिन ये करते यही है। प्लेटो ने कुछ कहा, एरिस्टोटल ने कुछ कहा, उनकी बात को उठा लिया और उसको अपने रेफरेंस में अपना इंटेंट दे करके उनका नाम लगा देते हैं कि उन्होंने कहा है, हम तो केवल फॉलो कर रहे हैं। इस प्रकार से अपने सिस्टम को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन ये कई आइडियोलॉजियों को चोरी कर करके और अपना विचार उसमें डाल करके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये एक्सपेंशनिस्ट होते हैं या इंपीरियलिस्टिक होते हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि हम ना तो एक्सपेंशनिस्ट हैं ना इंपीरियलिस्ट हैं, माने हम साम्राज्यवाद के विरोधी हैं, लेकिन जब ये खुद सत्ता में आते हैं तो अपने अड़ोस पड़ोस के क्षेत्रों में भी अपने विचारधाराओं को फैलाने लगते हैं और जो उनकी बात को नहीं मानता उसको युद्ध करके जीत लेते हैं, और ये खुद साम्राज्यवादी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, ये खुद अपनी बात से मुकर जाते हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, कभी किसी आइडियोलॉजी को मानते हैं कभी किसी आइडियोलॉजी को मानते हैं, ठीक है। तो घोर अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। इनका बस यही है कि हमारा साम दाम दंड भेद, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। जब कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं तो हम किस आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठेंगे। तो जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती वो अपॉर्चुनिस्टिक हो जाते हैं, ठीक है। मेरी आइडियोलॉजी है मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, या मेरी आइडियोलॉजी हो जाए कि मेरी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है तो मैं झूठ भी बोल सकता हूं, सच भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो इनकी चूंकि कोई आइडियोलॉजी नहीं है इसलिए अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। रिएक्शनरी माने समाज में जहां कहीं भी इनके खिलाफ कुछ हो रहा है ये तुरंत एक्शन में आते हैं और अपने विरोधियों को दबा देते हैं, ठीक है। बहुत फास्ट रिएक्शन करने वाले लोग ये होते हैं। कंजर्वेटिव माने रूढ़िवादी होते हैं, वही पास्ट को जो अपने पास्ट को पकड़ के जो बैठेगा और पास्ट को ही फिर से रिस्टोर करना चाहेगा, और जो समाज में बदलाव हो रहा है उन बदलावों को स्वीकार नहीं करेगा, यहां तक कि उन बदलावों को अपने लिए वो एक खतरे के रूप में देखता है। तो ये ऐसे ही लोग थे जो लिबरलिज्म को खतरे के रूप में देखते थे, सोशलिज्म को खतरे के रूप में देखते थे, और उनको क्या लगता था वो एब्सोल्यूट मोनार्की जो उस समय में चलता था, जो एक प्रकार से टोटलिटेरियनिज्म था, ये उसी को रिस्टोर करने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिव होते हैं, रूढ़िवादी होते हैं। इसी को पॉलिटिकल साइंस में टेक्निकल भाषा में कहते हैं ये एक्सट्रीम राइटिस्ट होते हैं, ठीक है। जो बिल्कुल क्रांति तुरंत सुधार करने की बात करते हैं वो लेफ्टिस्ट होते हैं, ठीक है। और जो क्रांति में विश्वास नहीं रखते, पुरानी व्यवस्था जड़ व्यवस्था को पकड़ के बैठते हैं, उनको बोलते हैं राइटिस्ट। और जो इन दोनों के बीच में होते हैं वो कहलाते हैं सेंट्रलिस्ट, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम राइटिस्ट होते हैं। रिलीजियस परसिक्यूशन, जहां जहां टोटलिटेरियन रिजीम पाया जाएगा वहां किसी एक धर्म की मान्यता होगी, और वो धर्म किसका होगा, वो उन्हीं का धर्म होगा जो शासन में बैठे हैं, और बाकी सारे दूसरे धर्म के लोगों को इंफीरियर माना जाएगा और उनको उनका परसिक्यूशन, ठीक है, उनका शोषण किया जाएगा, उनके साथ भेदभाव का काम किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं टोटलिटेरियनिज्म की, ठीक है। अब इनको मोटिवेशन कहां से मिलता है, सोर्स क्या है इनके सिद्धांत का। मैंने बताया कि इन्होंने कुछ आइडियोलॉजी यहां वहां से पिक किया, तो इन्होंने हीगल के आइडियलिज्म को अपना सोर्स माना, क्योंकि हीगल के आइडियलिज्म में दो बातें हैं। पहली बात तो ये
कि हीगल ये कहते हैं कि विचार ही संसार की उत्पत्ति के केंद्र में है। ठीक है, बाद आता है, फिर प्रतिवाद आता है, ये तमाम चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। हीगल के आइडियलिज्म में दूसरी बात है जो भी थोड़ी देर पहले मैं बताया था कि राज्य ही सब कुछ है। व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपनी भलाई के लिए उसको राज्य को अपने आप को सौंप देना चाहिए और फिर राज्य जो करता है वही ठीक है। ठीक है, इस विचार को इन्होंने अपना लिया और इन्होंने फिर कहने लगा कि हम ही राज्य है, और हीगल कहता था राज्य हमेशा सही होता है, और उस बात को पकड़ के इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी बना ली। लेकिन हीगल का इंटेंट ये नहीं था, कंटेंट तो था। ठीक है, चलिए दूसरी बात, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में भी कई जगह हमने देखा है जहां पर कार्ल मार्क्स कहते हैं कि तानाशाही स्थापित हो जाएगी वर्कर्स की, तो ऐसी कुछ बातों को ये पकड़ के बैठे हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो डिक्टेटरशिप होगा प्रोलेटेरिएट का, वो एक ट्रांजिशन फेज होगा, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, एक कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाएगी। लेकिन ये आगे की बात को नहीं देखते, केवल इन्होंने बस कहा कि डिक्टेटरशिप की बात कार्ल मार्क्स ने कही, उनको अच्छी लगी, उन्होंने कार्ल मार्क्स से बात को स्वीकार कर लिया और बोलते हैं देखो कार्ल मार्क्स ने भी तानाशाह को या टोटलिटेरियनिज्म को बढ़ाने की बात की है, इसलिए हम उन्हीं सिद्धांत को मान रहे हैं, हम कोई नया सिद्धांत नहीं दे रहे। डार्विन का जो सिद्धांत है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, उस बात को भी पकड़ के बैठे हैं और वो इसीलिए मानते हैं कि फिट रहने के लिए हमें युद्ध हमेशा लड़ते रहना चाहिए। वॉर इज सुपीरियर देन पीस। जो लोग पीस 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 की बात करते हैं दरअसल वो कायर है, निकम्मे हैं और धीरे धीरे उनके अंदर की सारी जो स्ट्रगल की फीलिंग है वो एकदम खत्म हो जाती है। तो स्ट्रगल को बनाए रखना है तो हमेशा युद्ध करते रहो। ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए ये क्या करते हैं, अपने आप को फिट बनाए रखने के लिए स्ट्रगल करते हैं, यानी युद्ध करते हैं। ठीक है, तो ऐसे उन्होंने तोड़ मरोड़ के कहा कि सिद्धांत को अपना लिया है। ठीक है, नीत्शे एक व्यक्ति थे जो एक ही व्यक्ति के शासन पर विश्वास करते थे, लेकिन नीत्शे ने ऐसा किसी दूसरे रेफरेंस में कहा होगा, इस रेफरेंस में नहीं कहा कि एक व्यक्ति सारा सत्ता सारा पावर लेके बैठ जाए और दूसरे व्यक्ति जो है अपने उसके अंडर में उसका वो शोषण करे, ऐसा उन्होंने लिखा। इसी प्रकार प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में एक फिलोसोफर किंग की बात की है। फिलोसोफर किंग के अंडर पूरा देश रहेगा और फिलोसोफर किंग उस पर शासन करेगा। उस बात को इन्होंने पकड़ लिया कि प्लेटो ने भी कहा एक व्यक्ति का शासन। ठीक है, इस प्रकार से कहीं से भी इनको जो अपने फेवर में चीजें मिली उनको ले लिया। ठीक है, और यहां वहां से चीजें जोड़ करके, ठीक, यहां का ईंट वहां का रोड़ा, भानुमति ने कुरमा जोड़ा, ये जो कहावत है यहां वहां से लेकर के सारी चीजें इकट्ठी कर ली। इनकी अपनी कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है, इनका बस एक ही अच्छा काम इन्होंने किया है कि वहां से चीजों को चुरा करके और अपने टोटलिटेरियन रिजीम को जस्टिफाई करने के लिए उस कंटेंट का इंटेंट बदल करके उसको अपने फेवर में कर लिया है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये उनका सोर्स ऑफ मोटिवेशन उनको कहां से मिलता है। फोकट में बदनाम कर दिया बेचारे हीगल और प्लेटो जैसे लोगों को, जो कि एक बहुत अच्छे दार्शनिक हैं, लेकिन इन्होंने कहा हमें तो यहीं से प्रेरणा मिलती है। ठीक है, चलिए फासिज्म। अब अगला हमारा जो मेन है, तो फासिज्म को समझने से पहले टोटलिटेरियनिज्म को समझना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। हमारा असली जो सिलेबस में है वो है फासिज्म। फासिज्म क्या है? इट स्टैंड्स फॉर अ डॉक्ट्राइन, ideology or a set of principles underlying the movement founded by Benito Mussolini and his followers in Italy in 1999 and developed between two world wars in other parts of the world. फासिज्म क्या है? फासिज्म कुछ नहीं, एक प्रकार का सर्वाधिकारवाद है। टोटलिटेरियनिज्म के अंतर्गत फासिज्म आता है। ठीक है, तो इसमें वो सारे फीचर होंगे जो इसमें होंगे। थोड़ी सी हम लोग इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। ठीक है, तो फासिज्म एक विशेष प्रकार का टोटलिटेरियनिज्म है, थोड़ा थोड़ा सा प्रकार बदल गया है सब। इसकी उत्पत्ति इटली में होती है मुसोलिनी के द्वारा। ठीक है, 1900 प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली की हालत बहुत खराब थी, जर्मनी की हालत बहुत खराब थी, जापान की हालत कैसे खराब थी मैं आगे बताऊंगा। तो इटली में चारों तरफ अनाचार फैला हुआ था, उसी का अवसर पाकर के बेनिटो मुसोलिनी ने वहां पर फांसीवाद की नींव जो है वो रखी। फासिज्म को हिंदी में फांसीवाद कहते हैं। ठीक है, बाद में उसके फॉलोवर्स ने भी मुसोलिनी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और 1919 में इन्होंने फांसीवाद की नींव रखी और वास्तव में 1922 में इटली में फांसीवाद की स्थापना हो जाती है। ठीक है, बाद में इस सिद्धांत का असर जो फांसीवाद है अन्य भी देशों में पड़ता है और उसके बाद दूसरा देश जो फांसीवाद के सिद्धांत को अपनाता है वो है जर्मनी, और जर्मनी ने उसको नाजीवाद के नाम से अपनाया। और जर्मनी में उस समय हिटलर था, हिटलर को फांसीवाद का सिद्धांत अच्छा लगा, उसने उसको अपनाया, लेकिन उसने उसका नाम रख दिया नाजीवाद। तो फांसीवाद भी टोटलिटेरियनिज्म है, नाजीवाद भी वही है। ठीक है, इसके अलावा स्पेन में भी एक व्यक्ति बैठा था, उसको अच्छा लगा ये सिद्धांत, उसने उसको भी अपना लिया और उसने उसका नाम ले दिया फलांग। मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर जर्मनी में एक
जापान में एक व्यक्ति बैठा था, उसको भी ये सिद्धांत अच्छा लगा, उसने भी अपना लिया और उसको बोला गया तोजोइज्म। तो ये सब टोटलिज्म, ठीक है। तो आगे दुनिया के और किन किन देशों में फासिज्म फैला है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फासिज्म कहां-कहां फैला है, फासिज्म टर्म की एग्जैक्ट मीनिंग क्या है और इसकी और कुछ इनकी अलावा मान्यताएं क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फासिज्म में ये सारी चीजें तो है, जितनी चीजें यहां पर हमने आपको बताई 22 पॉइंट, वो सब के सब यहां पर है। इवन इनका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी यही 5 चीजें हैं जो मैंने यहां पर आपको बता दी, ठीक है। तो यदि फासिज्म के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की बात आए तो आपको वही लिखना है जो 5 चीजें लिखी। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आए तो यही लिखना है, ठीक है। कुछ और चीजें तो थोड़े से डिफरेंट है इससे, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे डिटेल से डिस्कस करूंगा, ठीक है। धन्यवाद।